अस्सलाम वालेकुम। एक तो सारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर। आखिरी दिसंबर के दिनों में और अभी जनवरी के स्टार्ट के दिनों में, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि रिलैक्स करने का टाइम है, तो मैंने कल कुछ दिनों के बाद आके एक ट्रेड लगाया। वो आपके साथ शेयर करता हूँ और देखते हैं कि मार्केट ने इस टाइम में क्या किया है। तो गोल्ड की ये लास्ट रेंज है जो हम काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे थे, यानी ये रेंज हम 28 अक्टूबर से ट्रेड कर रहे थे और इसने फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था 22 दिसंबर को। तो लास्ट मेरी वीडियोस में गोल्ड को लेके मैंने कहा था कि जैसे ये रेंज का एक तरह से फेक आउट था, तो यहाँ पे काफ़ी लोग इस चीज़ के बाद शॉर्ट की डायरेक्शन में चले गए थे। तो हालांकि असल डायरेक्शन इसके बाद लॉन्ग की थी। सिमिलरली ये जो चीज़ है ना जो यहाँ पे हुई है, तो इसको मैंने कहा था कि इसको हम देखेंगे पहले कि हमें डायरेक्शन इमिजिएटली यहाँ से अगर हम लॉन्ग की ही पकड़ने लग जाएंगे तो हो सकता है कि हम दोबारा जैसे यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं वैसे ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे। और वैसे भी नए साल का जो टाइम होता है स्टार्ट का और साल के ख़त्म होने का, वो ऐसा होता है कि जैसे क्रिसमस होती है या कोई इवेंट्स होते हैं तो उस टाइम ना लोग कैश आउट करते हैं। तो गोल्ड ऐसा एसेट है जिसमें लोगों ने पैसा डाला हुआ है, तो आइडियली न्यू ईयर पे क्रिसमस के ऊपर वो कहते हैं कि यार अब हमने इतना प्रॉफिट अगर कमाया है इसको बाय करके, तो अब गाड़ी लेनी है कोई और चीज़ लेनी है तो इसी प्रॉफिट में से लेंगे ना। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि इस तरह के इवेंट्स के टाइम पे लोग कैश आउट करते हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे इस एरिया में जो डाउनवर्ड्स ये जो मूवमेंट आई है ना इससे ये नज़र आ रहा है। तो हुआ बेसिकली इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि लोग कहाँ बाय करेंगे, लोग इसके रीटेस्ट पे उन्होंने बाय करना है, तो यहाँ पे उसका जो नीचे का मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है ये उन लोगों को इसने क्लियर किया है। अच्छा, और रेंज में एंटर हुआ है तो रेंज का जो सबसे ऊपर का क्वार्टर है उसको उसने एक तरह से रिस्पेक्ट किया इस जगह के ऊपर। और अगेन उसने जो है रीटेस्ट किया है, मगर ये हाई स्वीप नहीं किया। अगर ये हाई स्वीप कर लेता ना तो हमें ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस था कि इसने अभी नीचे जाना है। तो क्योंकि ये हाई स्वीप नहीं हुआ, इसके पास ऊपर जाने की भी रीज़न है और नो डाउट नीचे जाने की भी रीज़न है। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में जब गोल्ड बुलिश होता है ना, तो अब यहाँ से यहाँ तक नो डाउट बुलिश है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है नीचे से। तो हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें मौका मिले कि हम उस ट्रेंड के साथ लॉन्ग में एंटर हो जाएं। लेकिन जहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बन रहा हो तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बड़ा लंबा शॉर्ट बनेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो मुझे अभी चाहिए क्या, मेरे लिए अभी गोल्ड में अगर मैं आगे सोचूं तो ये जो हाई का लेवल है ना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि गोल्ड इसके ऊपर जाए तो मैं कोई लॉन्ग के ट्रेड लूँ, लेकिन मुझे ऐसे डायरेक्ट गोल्ड इसके ऊपर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यार मार्केट जो है वो नीचे से ना कुछ स्वीप करे। ये विक ना बहुत मतलब प्रोमिनेंट विक है, लेकिन उस पूरे मूव के अंदर जो ये विक है ना ये बहुत प्रोमिनेंट विक है। तो अगर मुझे यूं मौका मिले कि मार्केट नीचे से होने के बाद ऊपर अगर जाएगी ना, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस एरिया से ना लॉन्ग उठाऊं। ये सिर्फ तब वैलिड होगा जब गोल्ड ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद दोबारा मुझे बुलिश मोमेंटम दिखाए और ऑल टाइम हाई क्रॉस करे। क्योंकि अब जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा ना, मेरी नज़र में फिर नीचे जाने की रीजनिंग नहीं होगी। और नो डाउट इसके पास ये ऊपर जाने की तो रीजनिंग है। अब एक और सिनेरियो ये बन सकता है कि ये यूं करने की बजाय ना ये पहले ये हाई लेता है ना, अगर तो पहले ये हाई लेता है ना तो फिर मेरी नज़र में नीचे ज़रा ज़्यादा मोमेंटम के साथ आ सकता है, तो मज़ीद नीचे जा सकता है।
तो ये दो चीज़ें हैं। मेरी नज़र में एक अच्छा ट्रेड बनता है अगर ये नीचे से स्वीप करने के बाद ऑल टाइम हाई जो इसका पिछला था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, वो ब्रेक करके मुझे ऑल टाइम हाई से ना फिर लॉन्ग देगा। ठीक है, ये हमने गोल्ड को देख लिया। मैंने कुछ नए पेयर्स भी ऐड किए हैं इनके ऊपर, क्योंकि मैं एक दो ब्रेकआउट से रिलेटेड ट्रेड्स जो है वो सिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ जो है ना हम ब्रेकआउट का ट्रेड जो है ना पकड़ें तो हमें बहुत बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, यूरो को देख लेते हैं और डेक्सी को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल रेंज थी जो बेसिकली यहाँ से हम बेसिकली डेक्सी में लॉन्ग और यूरो में शॉर्ट हुए थे। इस एरिया से हम दोबारा टेक्निकली डेक्सी शॉर्ट हुआ तो यूरो लॉन्ग हुआ था। और ये पहला जो लो है, ठीक है, हमारी ओपिनियन ये थी लास्ट टाइम के वॉल्यूम बैलेंस के ऊपर अगर स्टे करता है ना, और अगर ये इस तरह से दोबारा नीचे अगर ये इसने नहीं आना था तो फिर ये यहीं से ऊपर जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आने से पहले, ये करने से पहले उसने एक बार जो है ना, समझ लो कि ये लो उसने जो है ना पहले मतलब उठाया था, हाई बाद में उसने टैप किया था। तो मुझे था कि यार ये एक बार दोबारा ना इसको स्वीप कर सकता है, तो उसने टेक्निकली वही किया है। और जो इंटेंट उसकी देखें तो इंटेंट उसकी बुलिश है। तो मैंने इसको लेके यूरो में ये बोला था कि हम्म, ये जब उसने फर्स्ट विक मारी है ना, ये वो फर्स्ट विक है, तो मेरा मुद्दा ये था कि इसमें हम लोग ओरिजिनली शॉर्ट थे। ठीक है, इस एरिया में। ठीक है, तो डेक्सी की वो मूवमेंट देके मैंने बोला था कि ये डेक्सी दोबारा स्वीप कर सकता है, और मैंने कहा था कि हमें शॉर्ट होल्ड करने चाहिए। जो साउथ है जिसने ब्रेक इवन के साथ शॉर्ट होल्ड किए होंगे वो तो नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल के होगा। अलबत्ता यहाँ पे जो सिस्टम बनता है ना वो ये बनता है कि इस स्वीप में जो है हमारे यूरो के शॉर्ट ना ऐड होने थे। तो अगर उसने यहाँ पे टेक्निकली ब्रेक इवन लिया है ना, तो हमने फिर दोबारा स्वीप का वेट करके और मज़ीद इसमें शॉर्ट ओपन करने थे, क्योंकि पी आई तो सेम है ना। तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा था कि यार एंड है ईयर का, और ईयर एंड के ऊपर जो है ना फिर हम खाम खा से अपना नुकसान करा लेते हैं। ट्रेड तो कहीं नहीं जा रहे। तो खैर, मेरी नज़र में ना यूरो का अब एक डाउनवर्ड जो है, यूरो की डाउनवर्ड मूवमेंट बनती है। तो हमें शायद आगे वाले दिनों में यूरो जो है ना नीचे जाता हुआ हमें नज़र आएगा। ठीक है, हमने गोल्ड देख लिया, डेक्सी देख लिया कि बुलिश है, यूरो बेरिश होना चाहिए। गोल्ड का हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया कि बेहतर ये है कि हमें गोल्ड कोई बुलिश अगर सेटअप दे तो वो हम लें, ना कि हम फिलहाल शॉर्ट में एंटर हों। लेकिन बुलिश मतलब ऐसा नहीं कि हम अंधों की तरह एंटर हो जाएं, हमें कुछ स्वीप चाहिए जिसके बाद दोबारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई वो रिक्लेम करे। ठीक है। अच्छा, यूरो में ना ये कल का मैं अपना ट्रेड चेक करवाता हूँ। तो बेसिकली ना मेरी आदत है, मैं लंदन में जो है ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और हमारे पाकिस्तानी कह लो दोपहर कोई 2 बजे के बाद मुझे जो है ना कोई स्वीप चाहिए। जो मैं बेसिकली बैठता हूँ ना, मैं दोपहर 2 बजे के आसपास कंप्यूटर पे आता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मुझे न्यूयॉर्क तक जो है ना अपना ट्रेड कंप्लीट कर लेना है। तो इक्वल लॉस थे, लॉस के नीचे गई मार्केट, इस एरिया में उसने हमें ब्रेकर ब्लॉक दिया था,
और ऑलमोस्ट यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। और मेरी assumption ये थी कि मुझे इस हाई तक का ये ट्रेड मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो है ना, मतलब मेरा स्प्रेड मिला के ना 7 आवर का ट्रेड ये बना है। यानी है कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल अगर $100 रिस्क किए थे, या एसएल हिट होता तो 100 का नुकसान होता, तो यहाँ पे मेरा जो है क्या लोगे $700 तकरीबन मैंने बुक किया 100 के हिसाब से। तो ये 8 आवर 7 आवर का ये ट्रेड था। अच्छा, इसको इस एरिया को जब एग्जामिन करें ना, तो देखो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखो, तो मेरा जो ट्रेड करने का सिस्टम है ना बहुत सिंपल है। लेकिन बात यह है कि ये जो पैटर्न है जिसमें मेरी एंट्री है, ये तभी कामयाब होगा जब लिक्विडिटी अच्छी मार्क की हुई है। लिक्विडिटी मार्क ठीक नहीं की हुई तो ये कामयाब नहीं होगा। तो मैंने एक टीचिंग की वीडियो में एक चीज़ सिखाई थी कि कुछ भी अगर ना करें, कोई ज़्यादा हम अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें, सिर्फ हम जो है ना, अगर क्या कहते हैं कि 705 पे हम एंट्री बना लें, जो इसने पूरा आके इसने यहाँ से यहाँ पे आके टैप किया है 705 पे, तो बहुत अच्छी एंट्री है। और -0.27 या 24 इधर बनेगा। 27 पे कभी हिट नहीं होता ना ट्रेड, लेकिन 27 पे जाना चाहिए। 705 से जाना चाहिए 382 पे, जो 1:1 है। और फिर उसके बाद जो है ना -27 पे जाना चाहिए। तो ये कल इसने पूरा ये इसको फिब को फॉलो किया है। और एक और चीज़ जो है ना, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो अगर ये ज़ीरो है, ये वन है, ठीक है। समझ आ रही बात? ये ज़ीरो है, ये वन है। तो अच्छा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली जो मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव जो है ना 2 और -2.5 जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है ना, तो वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ना रिवर्सल फिब के हिसाब से ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिसमें हम बात हुई है, हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे कि यार यहाँ से गिरेगा कि कहाँ से गिरेगा। हम सिर्फ फिब को अगर देखें तो ये लेवल याद कर लो कि अपनी ये वाली अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊँ ना, तो 705 अच्छी एंट्री है। 79 तो बहुत ही एग्जैक्ट कह लो कि एंट्री है। लेकिन जो है ना, मतलब 705 इस्तेमाल करो, यही बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको एंट्री मिल जाती है। और -0.27 जो है ना आपका टीपी होना चाहिए। और 0.382 पे 1:1 आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर सिंपल स्कैल्प करना है तो 382 पे तो वो जाएगा ही जाएगा। सही है। और -2 और नेगेटिव जो 2.5 है ना, इसी तरह जो है ना 2 स्टैंडर्ड डिवीजन और 2.5 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये ज़रा इंपॉर्टेंट लेवल है। और 5 स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है ना, इसको हम -5 कर लेते हैं। ठीक है, जो -5 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो समझ लो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। लेकिन जो है ना वहाँ पे आपको प्राइस जाते हुए नज़र आएगी। जब मार्केट ट्रेंड करेगा ना, तो आपको यूँ 5 तक जाते हुए नज़र आएगी प्राइस। ये जो चीज़ है ना, इसको मैं गोल्ड पे दिखाता हूँ। यानी गोल्ड अगर जो है ना रेंज कर रहा है ना, ये देखो यहाँ पे एक रेंज बनी है, यहाँ से यहाँ तक, लो से हाई तक हम अगर बनाते हैं और मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है ना, तो ये देखो, तो ये 2.5 का लेवल, 2 से 2.5 का लेवल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मार्केट जो है ना यहाँ पे एक रिजेक्शन लेगी। सही है। और अल्टीमेट ना इसका अल्टीमेटली टारगेट जो है ना, आप कह लो कि ये -5 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। तो खैर,
देखते हैं क्या होता है। लेकिन पता क्या है, ये इलियट वे वाले करते हैं इतना लंबे लंबे ट्रेड। हमारा होता है कि यार जल्दी ज़रा एग्जिट कर जाएं, प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हम जो है ना रोज़ाना के हिसाब से मार्केट की एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। तो जब हमें कल का एक अंदाज़ा है, परसों का अंदाज़ा है, अगले दिन, तो हम रोज़ाना के हिसाब से ट्रेड बनाने की क्यों ना कोशिश करें, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, लास्ट एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। अब मैं जो एक चीज़ बता रहा हूँ ना वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये डेली या इवन वीकली के ऊपर मार्केट बेरिश ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट बेरिश ट्रेंड में आ रही है, तो हमने ये वीकली ब्रेकआउट के ऊपर नज़र रखनी है हमने। सही है, सही। अगर मार्केट यूं एक बेरिश ट्रेंड में आ रही है तो हमने ना ये वीकली ब्रेकआउट पे नज़र रखनी है। अगर मार्केट ये ये वीकली जो ब्रेकआउट हमें मिल रहा है ना उस पर नज़र रखनी है। ठीक है, ये देखो, ये जो वीकली ब्रेकआउट मिल रहा है ना इस पे नज़र रखनी है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपनी डे ट्रेडिंग के अंदर इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन जब मार्केट वीकली ब्रेकआउट देती है ना उसके पीछे कोई रीज़न होती है। मतलब अब देखो यहाँ पे मार्केट जब गिर रही है ना, तो कोई भी लिक्विडिटी वाला ट्रेडर देख के बता सकता है कि गिरती हुई मार्केट का ना टारगेट क्या है। ठीक है, ये इक्वल लॉस इसका टारगेट है। सही है। अब जब मार्केट ने एक ओवरऑल जो है ना एक, अब ये जितने भी इंडिसेस हैं ना, ये ओवरऑल इनहेरेंटली जो है ना ये बुलिश है, इन्होंने ऊपर ही जाना है क्योंकि इंसान बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो हमें ना कभी कभी एक मौका मिलता है, जैसे ये इस जगह पे ये मौका मेरी आंखों के आगे जो है ना मुझसे मिस हुआ है। मैं इंडिसेस ट्रेड ही नहीं करता था, लेकिन ये ऐसा मौका था कि यार ये मुझे दोबारा अगर इस तरह से मिलता है मुझे इसको कैश आउट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इस तरह से वीकली और वीकली पे ही रहते हैं, वीकली जो ब्रेकआउट्स है ना उसके बाद हमारी डायरेक्शन बाय एंड होल्ड की होनी चाहिए। यही चीज़ आप ये देखो, हम अगर सिल्वर पे देखते हैं वीकली में, ठीक है, हम अगर सिल्वर पे देखते हैं वीकली में, कहीं से भी ना यार एक ना ट्रेंड लाइन बना लो, ठीक है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम की। तो जब उसका ये एक ब्रेकआउट होता है ना तो उसके पीछे ना कोई रीज़न होती है, नो डाउट, नो डाउट। मतलब जहाँ पे हाई होगा वहाँ से एक बेरिश रिएक्शन आएगा, लेकिन जब दोबारा, जैसे अभी हम गोल्ड का कह रहे हैं, दोबारा जब उसका ब्रेकआउट होता है ना तो हम दोबारा यहाँ पे एक बाइंग बना सकते हैं, या हमें ऐसी एक मूव मिलती है तो हम बाइंग बना सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि इतने हाई टाइम फ्रेम की जो रेंजेस है ना उनके ब्रेकआउट के बाद जो है ना उसके अगेंस्ट नहीं चलना। ठीक है, जो मैंने शुरू में गलतियां की हैं वो यही है कि हम जब डे ट्रेडिंग को लेके चलते हैं हम कहते हैं कि यार रिटेल के सारे पैटर्न ही गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। डे ट्रेडिंग में हमने ठीक है पिक कर लिया है कि यार के ना एल्गोरिदम है, हाई लो स्वीप होते हैं, इस तरीके से मार्केट चलती है। लेकिन ये जो हाई टाइम फ्रेम के जो वीकली पैटर्न्स हैं इनके पीछे रीजनिंग होती है। मतलब ये बगैर रीज़न के ये पैटर्न्स नहीं बन रहे होते मार्केट में, ये सप्लाई एंड डिमांड तो है, ये कॉन्सेप्ट्स तो काम करते हैं ना। डे ट्रेडिंग में एल्गोरिदम का रोल बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन ये हाई टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड ही तो मार्केट चला रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पे नज़र रखनी है। ऐसे एसेट्स जो इनहेरेंटली बुलिश हैं जैसे इंडस्ट्रीज, अभी गोल्ड ने तो गेम डाल दी ना, इसने भी गेम डाल दी, कह लो कि सिल्वर ने भी गेम डाल दी, लेकिन उनके ये जो वीकली ब्रेकआउट्स है ना उसके अगेंस्ट नहीं चलना भाई, उसके साथ चलना है, अगेंस्ट नहीं चलना। ठीक है, चलो, सिल्वर की बात हो गई, यूरो की बात हो गई, डेक्सी हो गया, और एक तरह का भाषण भी दे दिया। चलो, इंशाल्लाह ना दोबारा बात होती है, मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह जिसमें
जो वो ट्रेडिंग किस बला का नाम है, प्लेलिस्ट में डालूंगा कि कोई नया बंदा है ना, उसको ट्रेडिंग हम सिखाने की कोशिश करें सही वाली। अच्छा, इसमें बड़ा चक्कर है। जिस जिस ट्रेडर को खोल के देखोगे ना, वो साला जो है ना एसएमसी के ऊपर इतनी बड़ी यूट्यूब की प्लेलिस्ट बना देगा, वो आईसीटी पे इतनी बड़ी प्लेलिस्ट बना देगा कि उसकी वीडियोस बढ़ती जाएं और लोग जो है ना उसको देखें, उसको जो है ना एड्स का रेवेन्यू आए। भाई तू रोज़ एक स्ट्रेटजी बता रहा है कि ये स्ट्रेटजी इतने पैसे देती है, भाई तू वो बता जो तू करता है। ये क्या सिस्टम है कि पूरे एक मैं हारमोनिक्स के ऊपर जो है ना 2 महीने का कोर्स बना दूँ, मैं इलियट वे पे बना दूँ महीने का कोर्स, एसएमसी के ऊपर महीने का कोर्स बना दूँ। ये तो मैं यूट्यूब से कमाना चाहता हूँ, जो बेसिकली कि इतने बड़े बड़े कोर्स बना दूँ। तो बात यह है कि अब मैं जो अपने कोर्स में ना एक सिंपल से कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको पकड़ो, खुद थोड़ी मेहनत करो, मार्केट देखो, और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी हैं आपको प्रॉफिटेबल करने के लिए। इसी तरह से जो है ना सारे नए ट्रेडर्स यार साइकोलॉजी में मार खाते हैं। उसके ऊपर जो है ना भी मैं एक तरह से कोर्स या वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बनाऊँ, क्योंकि साइकोलॉजी वाली ये सारी जो चीज़ें बड़ी पर्सनल है। हर इंसान के लिए मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं और उसको टैकल करने के लिए उसने खुद से हल निकालना होता है। खैर, जो जो चीज़ जिस जिस चीज़ ने मेरी हेल्प की है, मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो चलें, इंशाल्लाह बात होती है फिर।